हेलो दोस्तों। तो एमसीक्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लेके आए हैं एमसीक्यू पार्ट सेकंड। तो पहले हमने आपको 50 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे 51 से लेकर 103 तक। तो देखिए, पहले फर्स्ट भाग में आपको कराए 1 से लेकर 50 तक। अभी हम 51 में से लेकर चालू करते हैं आपको 103 तक। तो प्रश्न नंबर 51 ये दिया हुआ है इस तरीके से कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ का सवाल है। यहां पर दिया हुआ है 5 एम्पियर और यहां पर दिया हुआ है 4 एम्पियर, यहां पर दिया हुआ है 2 एम्पियर और ये दिया हुआ है 4 एम्पियर और ये दिया हुआ है आई। कहता है दिए गए चित्र में आई का मान बताओ। ये कहता है कि दिए गए चित्र में किसका मान बताओ, आई का। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि बेटा समेशन आई बराबर 0 संधि बिंदु पर। अब आप कहोगे सर संधि बिंदु किसे कहते हैं? संधि बिंदु का मतलब होता है जहां पर 3 या 3 से अधिक तार जुड़े होते हैं। तो संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, आने वाली धारा को प्लस से और जाने वाली धारा को माइनस से लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले 5 एम्पियर आ रही है तो आपने कर दिया प्लस 5 एम्पियर। 4 एम्पियर भी आ रही है तो प्लस 4 एम्पियर। 2 एम्पियर भी आ रही है तो प्लस 2 एम्पियर। ये संधि बिंदु 4 एम्पियर देखो संधि बिंदु से क्या हो रही है, जा रही है तो माइनस का 4 एम्पियर और आई भी क्या हो रही है, जा रही है संधि बिंदु से तो माइनस आई बराबर में 0। आने वाली को प्लस से लेंगे बेटा और जाने वाली को किससे लेंगे, माइनस से। ये बस आपको ध्यान रखना है। अब देखो, तो ये 5 और 4 9 और 2 11 तो 11 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर माइनस आई बराबर 0। नाउ 7 एम्पियर माइनस आई बराबर 0 और आई बराबर कितना एम्पियर भैया, 7 एम्पियर। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का सवाल है, इसका आंसर आएगा 7 एम्पियर। अगला क्वेश्चन नंबर 52 फटाफट दे जाओ। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन की अप्रोच है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु ये कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी और धारा मापी, व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी और धारा मापी की स्थितियां यदि परस्पर बदल दी जाएं तो बताओ नई संतुलन स्थिति क्या होगी, अर्थात संतुलन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, व्हीटस्टोन सेतु आप जानते हो 4 प्रतिरोध इस तरीके से, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी और ये होता है डी। इसे कहते हैं पी, क्यू, आर और एस। ए और सी दो विकर्ण बिंदुओं के बीच में सेल और क्या जोड़ देते हैं, कुंजी। ये सेल और ये कुंजी। शेष दो विकर्ण बिंदुओं के बीच में गैल्वेनोमीटर और दाब कुंजी। दाब कुंजी मतलब के डैश। इसकी संतुलन की अवस्था होती है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये कह रहा है कि यदि व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी का मतलब सेल और धारामापी की स्थिति को बदल दिया जाए, कहने वाला धारामापी को यहां लगा दिया जाए, सेल को यहां लगा दिया जाए, तो ये कह रहा है संतुलन अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर आएगा संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि बैटरी और धारामापी गैल्वेनोमीटर की स्थिति को बदल दिया जाए तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहेगी। एक आवेशित कण जो कि त्वरित गति कर रहा है क्या उत्पन्न करेगा। तो क्वेश्चन नंबर अब आ रहा है आपका 53वां कि एक कैसा कण है, आवेशित कण जो कैसी गति कर रहा है, त्वरित गति। एक आवेशित कण कैसी गति कर रहा है, त्वरित गति। तो ये कह रहा है कि त्वरित गति कर रहा है, तो बताओ नंबर ए ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। नंबर 2 विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। नंबर 3 विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस EMW और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश स्थिर है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र
यदि आवेश गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र भी करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन अगर ये कैसे वेग से, नियत वेग से, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करेगा। लेकिन अगर ये त्वरित आवेश है, मतलब गति कर रहा है लेकिन इसका वेग जो वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज, तो विद्युत क्षेत्र भी करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन साथ ही साथ कौन करेगा, ईएमडब्ल्यू। तो त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र भी करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी करता है और कौन भी करता है, ईएमडब्ल्यू। लेकिन एक गतिशील आवेश जो नियत वेग से चल रहा है वो केवल विद्युत क्षेत्र और क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप मुझे बताओ, इसमें पूछा है त्वरित आवेश, तो उत्तर आएगा सी, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ईएमडब्ल्यू, क्योंकि त्वरित आवेश ईएमडब्ल्यू भी उत्पन्न करता है। क्वेश्चन संख्या आ रहा है आपका 54वां। एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र P है। तो लंबे धारावाही चालक तार, तो आप सब जानते हो धारावाही चालक तार यदि लंबा है, लंबे का मतलब कितना लंबा भाई, फुल लंबा, फुल लंबे का मतलब अनंत लंबा। अगर लंबा ले रहा है तो फिर फुल ही लंबा ले, और फुल लंबा कितना होता है भाई, अनंत लंबा। अनंत लंबे तार का उत्तर होता है μ0I/2πa, कुछ कुछ केंद्र जैसा। किसका फर्क है, पाई का। तो ये कह रहा है अनंत लंबे तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। तो इस a की जगह क्या आ गया, r भाई, a दूरी होती है और इसने दूरी कितनी ली है, r। ये कह रहा है यदि उसमें धारा नियत रहे और r/2 दूरी पर कितना होगा, यदि इसको आधा कर दिया जाए तो अगला चुंबकीय क्षेत्र B' μ0I फिक्स है, 2π, r की जगह r/2। जैसे r/2 हुआ, दूरी आधी करी तो ये 2 कहां चला गया, ऊपर, और ये कौन है, μ0I/2πr B। तो उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र दोगुना। वैसे भी r को जब कम कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा और कितना हो जाएगा, दोगुना। सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न आता है 55वां। ये कह रहा है कि दो समरूप कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडलियों के केंद्र उभयनिष्ठ और परस्पर लंबवत, एक कुंडली ऐसे और एक कुंडली ऐसे, तो इस तरीके से धारा बह रही है। तो ये कह रहा है कि इनके कारण उत्पन्न, प्रत्येक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। पहली कुंडली है फर्स्ट कुंडली और ये कौन सी कुंडली, सेकंड। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है भाई, B। तो ये कह रहा है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अच्छा देखो, इसका बेटा बोर्ड का लंबवत बाहर की ओर ऐसा आ गया, ये ऐसे है भाई। लंबवत का मतलब कैसे होता है, लंबवत का मतलब होता है ये पोजीशन, ये ऐसे तो ये ऐसे। अब इसका तो आ गया ऐसे, और इस वाली का कैसा आ गया भाई, ऐसे ना लंबवत, तो इसका आ गया ऐसे। तो कहने का मतलब एक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा B और एक का होगा ऐसे B। कितने डिग्री का कोण है, 90। परस्पर लंबवत, लंबवत का मतलब है बेटा ये सिचुएशन देखो आप, एक कुंडली ऐसे तो दूसरी कुंडली है ऐसे, ऐसे लंबवत इस तरीके। एक ऐसे रखिए तो एक रखिए ऐसे, तो इस वाली का तो ऊपर और इस वाली का किधर आ गया, इधर। तो कहने का मतलब हो गया कि कोण 90 डिग्री। अपरिणामी चुंबकीय क्षेत्र अंडर रूट पहले का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर में b स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह कौन है b और b की जगह भी कौन है b, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर और cos कितना डिग्री, 90। तो अंडर रूट 2b स्क्वायर और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो अंडर रूट 2 और b का हो गया b, तो आंसर आएगा अंडर रूट 2b। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2b। क्वेश्चन नंबर 56। समान वेग से समचुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित है, तो किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा। ये कह रहा है किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा, तो -1 E0, बी ऑप्शन दिया है 1H1, सी ऑप्शन दिया है 2He4 और डी ऑप्शन दिया है Li+। तो किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कि इस पर आवेश कितना हो गया, -1E, इस पर कितना हो गया 1E, इस पर 2E, अरे नीचे वाले के साथ ही लगा दो, इस पर कितना हो गया 3E। तो सबसे ज्यादा बल लगेगा Li पर, क्योंकि इसका आवेश सबसे क्या है, ज्यादा। तो सिंपल सी बात थी। दो एकांक ध्रुव प्रबलता के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी 1 मीटर। एकांक ध्रुव प्रबलता 1 एम्पीयर इंटू मीटर, और ये भी 1 एम्पीयर इंटू मीटर। एकांक का मतलब हो गया 1, ध्रुव प्रबलता होती है एम्पीयर
एम्पियर इनटू मीटर। ये कह रहा है उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। लो भैया, तो उनके मध्य लगने वाला बल, बल का सूत्र क्या होता है? के की जगह क्या आ गया? म्यू 0/4 पाई क्यू। क्यू की जगह क्या आ गया? पहला आवेश कितना है? 1। Q2 की जगह दूसरा आवेश है, उनके बीच की दूरी 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया म्यू 0/4 पाई। भाई के की जगह तो 0/4 पाई, Q1 की जगह 1, भाई का ग्रुप बल का दे रखा है, Q2 की जगह भी 1 और दूरी भी कितने दे रखी है? 1। म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 बटा में 4 पाई से 4 पाई कट गया, 10 की पावर -7 न्यूटन। अगला सवाल, अतिचालक पदार्थों की चुंबक, ये बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब। एक होता है अतिचालक। क्या होते हैं अतिचालक? जिनको बहुत कम ताप पर क्या किया जा सके? ठंडा। ऐसे पदार्थ जिन्हें बहुत कम ताप पर ठंडा किया जा सकता है, उन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? -1। और म्यू आर बराबर होता है 1 + चाई, तो 1 अगर चाई का मान -1 से क्या कट गया? माइनस, तो उत्तर कितना आ गया? 0। तो अतिचालक पदार्थों के लिए चाई का मान होता है -1 और म्यू आर का मान होता है 0। और दुनिया के सभी अतिचालक पदार्थ कौन से पदार्थ हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसलिए इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहते हैं? माइसनर प्रभाव। इस प्रभाव को माइसनर प्रभाव कहते हैं। अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति चाई का मान होता है -1। अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय पारगम्यता, इसको बोलते हैं आपेक्षिक। आर का मतलब रिलेटिव का मतलब है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान होता है 0, राइट। और दुनिया के सभी अतिचालक पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अतः प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए भी चाई का मान कितना होता है? -1 और म्यू आर का मान कितना होता है? 0, क्योंकि अतिचालक माने प्रतिचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय माने अतिचालक। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? इसका उत्तर याद रखना है आपको, 0। मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? 0। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक और अल्प किसके लिए होता है? देखो आपको 3 चीजें याद रखनी। मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होगी? 0। एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है बेटा अनुचुंबकीय और एक होता है भाइयों लोह चुंबकीय। इसके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान नेगेटिव और कैसा होता है? अल्प। इसके लिए इसका मान पॉजिटिव और कैसा होता है? अल्प। इसके लिए चाई का मान पॉजिटिव और कैसा होता है? उच्च। हाँ, प्रतिचुंबकीय के लिए चाई का मान नेगेटिव और अल्प, अनुचुंबकीय के लिए चाई का मान कैसा होता है भाई? पॉजिटिव और अल्प, और लोह चुंबकीय के लिए भी पॉजिटिव और उच्च। अब देखो भाई इसके लिए म्यू आर निकाले हम, तो 1 + चाई। अब चाई का मान कैसा है? नेगेटिव और अल्प, यानी इसमें 1 से थोड़ा कम। भाई माइनस का मतलब घटेगा, अल्प का मतलब थोड़ा सा घटेगा, तो 1 से थोड़ा कम। इसमें म्यू आर का मान होगा 1 से थोड़ा ज्यादा। 1 से थोड़ा ज्यादा क्यों भाई? क्योंकि प्लस तो मतलब 1 से ज्यादा होगा, अल्प मतलब थोड़ा सा ज्यादा। इसमें म्यू आर का मान होगा 1 से बहुत ज्यादा, 1 से बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पॉजिटिव है मतलब जुड़ेगा 1 में। अरे म्यू आर बराबर 1 + चाई, तो चाई जुड़ेगा, और बहुत ज्यादा जुड़ेगा तो 1 से बहुत ज्यादा। तो इसने पूछा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक और अल्प किसके लिए होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब चाई। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए ऋणात्मक और अल्प, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए पॉजिटिव और अल्प, और लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए पॉजिटिव और उच्च होता है। ये कहता है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। 61वें सवाल में आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता मतलब म्यू आर का मान दे रखा है 1.00001। तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ है? पहला प्रति, दूसरा है अणु और तीसरा है लोह। तो बेटा 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब भाई 1 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब इसकी चाई पॉजिटिव है और कैसी है? अल्प। भाई पॉजिटिव मतलब 1 में भाई म्यू आर बराबर क्या होता है? 1 + चाई। चाई पॉजिटिव है तभी तो 1 से ज्यादा है, भाई 1 में जुड़ा है और थोड़ा सा जुड़ा है, तो पॉजिटिव और अल्प किसके लिए होता है? अणु के लिए।
अणु का पॉजिटिव और अल्प होता है 1 से थोड़ा ज्यादा, लोहे के लिए 1 से बहुत ज्यादा, प्रति के लिए 1 से थोड़ा सा कम। भाई ये तो आप दिमाग लगा ही लोगे, चाय और म्यू आर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण m बराबर mp इंटू 2a। mp का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर और 2a का मीटर, तो ये हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन, अच्छा उसकी क्या थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की -2 प्लस, तो इसकी होती है H2n, सॉरी H2n, n फॉर नेगेटिव, नेगेटिव फॉर पॉजिटिव, तो ये प्लस का काम करेगा, s किसका काम करेगा, माइनस। चुंबकीय आघूर्ण पर सवाल कुछ बेस्ड थे, वो देखें आप। पहला सवाल, ये क्षण चुंबक है, इसके बीच की दूरी 2 है, ये करा है यदि इसको ऐसे काट दिया जाए, ऐसे दो टुकड़े कर दिए इसके बीच में से, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो s और n में कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, ये तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब बताओ चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, याद रखना m/2। अगर इसको ऐसे काट दें, पहले m था, अगर इसको ऐसे काट दें तो अब भी कितना हो जाएगा m/2। यदि इसको ऐसे मोड़ दें तो उत्तर आएगा m/√2, सॉरी 2m बटा पाई। और अगर हम इसको ऐसे समकोण पर मोड़ दें तो उत्तर आएगा m/√2। हाँ भाई, तो अगर ऐसे काट दें बीच में से आधा हो जाएगा, ऐसे काट दें तो भी आधा हो जाएगा। अगर इसको हम मोड़ दें समकोण पर तो m/√2, और अगर अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दें तो 2m बटा पाई। शानदार सवाल चला, अर्धवृत्त 2m बटा पाई, समकोण त्रिभुज पर मोड़ा m/√2। चार सवाल तो बता दिए मैंने आपको। निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया करता है, चुंबकीय क्षेत्र किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता, चुंबक से, तो चुंबक से तो करेगा चुंबकीय क्षेत्र। त्वरित चुंबक से, भाई त्वरित चुंबक से करेगा। चल विद्युत आवेश से, हाँ भाई चल विद्युत आवेश, मतलब आवेश चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। स्थिर आवेश से, बिल्कुल सही है, स्थिर आवेश से ये अन्योन्य क्रिया नहीं करता। ये तो पूछ रहा है किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता। प्रतिचुंबकत्व का कारण है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, युग्मित इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिचुंबकत्व का कारण है युग्मित इलेक्ट्रॉन। भाई जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो प्रतिचुंबकत्व होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण। प्रतिचुंबकीय पदार्थों का नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का नेट चुंबकीय आघूर्ण सामान्य स्थिति में तो कितना होता है 0, लेकिन वैसे कितना होता है 2 डेल्टा n। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, सॉरी आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, लौह चुंबकीय का मतलब म्यू आर, तो लौह चुंबकीय का म्यू आर का मान 1 से बहुत ज्यादा होता है। बार बार तो इस पर फोकस करता है, चाई नेगेटिव, चाई पॉजिटिव, चाई पॉजिटिव, लेकिन अगर नेगेटिव अल्प है तो ये होगा प्रतिचुंबकीय। नेगेटिव प्लस अल्प, सॉरी पॉजिटिव प्लस अल्प है तो ये होगा अनुचुंबकीय। पॉजिटिव प्लस उच्च है तो ये क्या होगा लौह चुंबकीय। अब म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू आर बराबर 1 प्लस चाई। चाई का मान कैसा है अल्प और नेगेटिव, तो 1 से थोड़ा कम, ये आ जाएगा 1 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि भाई पॉजिटिव है अल्प है तो अल्प मतलब थोड़ा जुड़ेगा, अरे चाई का मतलब जुड़ेगा, ये आ जाएगा 1 से। तो इसने पूछा म्यू आर का मान बहुत ज्यादा है 1 से, कौन से पदार्थ है लौह चुंबकीय। 68वां सवाल आ रहा है, धीरे धीरे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 68वां सवाल आ रहा है कि 2 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी स्क्वायर गुणांक, 2 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी में 0.1 सेकंड में डेल्टा t बराबर 0.1 सेकंड 1 एम्पियर तक बढ़ती है धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर, तो डायरेक्ट I बराबर 1 एम्पियर, धारा 1 एम्पियर बढ़ जाती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ। तो E बराबर हो रहा है d∅dt, तो d∅dt माइनस d∅dt, या माइनस को दिशा को बताता है d∅dt, फाई समानुपाती I, तो फाई बराबर Li, d/dt और फाई का मान कितना है Li,
यहां से L बाहर आ गया di/dt, तो L का मान कितना दे रखा है 2 × 10⁻³ di का मान 1 और dt का मान 0.1। यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 लग जाएगा 10⁻1, तो ये आ गया 2 × 10⁻², और इसका मतलब हो गया 2 × 10⁻², 2/100 0.02 वोल्ट। शानदार सवाल, नॉर्मल। इसी पर बेस्ड सवाल आएगा इसमें कि भाई साहब धारा में इतना चेंजेस तो करे, तो सीधा ठोक दो E = -d∅/dt, phi = L। 100 पैरों वाली कुंडली का स्वेपन गुणांक कितना होगा? 69वां सवाल आ रहा है, बहुत तीव्र गति से हम इस क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आ रहा है 100 फेरे, तो n = 100। स्वेपन गुणांक कितना होगा L पूछ रहा है। धारा कितने एम्पीयर की है? 5 एम्पीयर, और 5 × 10⁻³ मैक्सवेल का चुंबकीय फ्लक्स है 5, तो ये पूछ रहा है n। तो भाई साहब L = 5/I, ये कह रहा है का चुंबकीय फ्लक्स 5 के, तो 5 × 10⁻³ और मैक्सवेल को बदलेंगे तो ये आ जाएगा 10⁸ से। अरे 5/I दे रखा है आपको, ये रहा I ये दे रखा, क्या आ जाएगा L। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कभी भी मैक्सवेल इसका कौन सा मात्रक है? CGS, तो 1 वेबर = 10⁸ मैक्सवेल से बदल लेना आप इसको। 70वां सवाल है, कुंडली के लंबवत गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 5 10t² + 5t + 1। हमें फ्लक्स दे रखा है 10t² + 5t और प्लस में कितना दे रखा है 1। ये कह रहा है t = 1 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ। t = 1 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ। तो t बराबर कितने? ऐसा आसानदार सवाल, 1 सेकंड प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फेमस सूत्र है d∅/dt, तो E बराबर में d/dt, और phi का मान कितना है भाई? 10t² + 5t और प्लस में 1। d/dt किसका भाई? 10t² प्लस d/dt किसका भाई? 5t और प्लस d/dt किसका भाई? 1। यहां से 10 बाहर आ गया, t² का कितना हो जाएगा? 2t, 5 बाहर आ गया, t का कितना हो गया? 1, और इसका कितना हो गया? 0, तो ये हो गया 20t + 5। किसका मान? E का। t बराबर कितने सेकंड पर? 1, तो ये होगा 20 × 1 + 5 25 वोल्ट। 11वीं में करेंगे इस सवाल को कि t = 1 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो d∅/dt। देखो भाई, MCQ में तत्कालिक बुद्धि का प्रयोग करना होगा, यानी जो उस चैप्टर में कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आपको पकड़ना होगा। ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस कराई जा रही है, कैसे आप क्वेश्चन को पकड़े। नेक्स्ट 71वां प्रश्न, समचुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स के मध्य का अंतर। कुंडली जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स के बीच का अंतर, तो ये होता है π/2। प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स, तो हम जानते हैं कि E = d∅/dt। प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स घूर्णन कर रही है, तो 90 डिग्री से रोटेशन आएगा। 72वां सवाल, एक तार में धारा उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ उत्तर की ओर, ऐसे बह रही है उत्तर की ओर धारा। ये हो गया उत्तर की ओर, ऐसे दिखाई दे रहा है बेटा, ऐसे उत्तर की ओर। तो अंगूठा धारा की दिशा में, तो अंगुलियां उस बिंदु की ओर, तार के ऊपर की ओर पूछ रहा है यहां पर। तो धारा किधर बह रही है भाई? जो बेटा धारा है वो बह रही है उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मतलब इधर बह रही है ऊपर, तो अंगूठा किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में। हो गया धारा की दिशा में भाई, अंगूठा धारा की दिशा में। धारा कैसे बह रही है? ऐसे उत्तर की ओर, तो धारा बह रही है ऐसे। हाँ भाई, धारा कैसे बह रही है बेटा? ऐसे। अंगुलियां ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर पूछ रहा है, तो लंब खींचो तो लंब आएगा इधर, इधर का मतलब पूर्व की ओर। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी पूर्व की ओर। लेंज का नियम देता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित धारा का मान
प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान। तो उत्तर आएगा प्रेरित धारा की दिशा। लेंज क्या कहता है, उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से उसकी क्या होती है, उत्पत्ति। पास होने वाले को पास नहीं आने देगा, दूर जाने वाले को दूर नहीं जाने देगा। देखो इस तरीके से SON ये पास आ रहा है, पास नहीं आने देगा, तो मतलब यहाँ क्या बनेगा, N भाई नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, वामाव्रत। वामाव्रत का मतलब ऐसे +2 माइनस, राइट। 73वां सवाल आता है 74वां। चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का अनुपात किस राशि के मात्रक के समान है। चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध, ये कहता है चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का अनुपात किस राशि के बराबर है। तो चुंबकीय फ्लक्स तो B डॉट ds बटा B बराबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का अनुपात का मात्रक, सॉरी इनके मात्रक पूछा है तो इसका मात्रक क्या होगा, B डॉट ds और V बटा I कहां चला गया, ऊपर। B का मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का F/mp, ds का मीटर स्क्वायर, I का एम्पियर और बटा में वोल्ट। V बराबर W बटा Q, Q कहां चला गया, ऊपर। बल, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल बराबर कार्य बटा विस्थापन, कार्य बटा विस्थापन इनटू mp, एम्पियर इनटू मीटर, एम्पियर इनटू मीटर mp का इनटू मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, एम्पियर इनटू कूलम। W से क्या गया, W, एम्पियर से एम्पियर, मीटर से क्या गया, मीटर, सेकंड से क्या गया, सेकंड। भाई कूलम कूलम बच रहा है। कूलम का मतलब ये किसका मात्रक है, आवेश। तो याद रखना हाई अपॉन आर किसका मात्रक है, आवेश का। 75वां है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न में से किसके लगे होने पर धारा वोल्टता से आगे होती है। शुद्ध प्रतिरोध, भाई प्रतिरोध में तो दोनों बराबर होते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व में वोल्टेज आगे होती है। शुद्ध धारिता, शाबाश, शुद्ध धारिता में ये कह रहा है धारा की कला वोल्टेज से आगे होती है। तो धारिता वाले में यानी सी सर्किट में CI याद, CI LE, तो ये L में तो E आ गया और C में I आ गया। तो कह रहा I किस में आगे होती है, C में, धारिता वाले। किसका मात्रक समान नहीं है। अगर आपसे कभी भी पूछे √LC का मात्रक, ओमेगा R बराबर 1/√LC, तो 1/√LC, तो √LC बराबर 1/ओमेगा रेडियन पर सेकंड। भाई इसका मात्रक होता है 1/2πfr। 2π का कोई मात्रक नहीं होता, fr का क्या होता है, सेकंड इनवर्स। अच्छा 1/f को क्या लिख सकते हैं, t, मतलब सेकंड। अगर आपसे कभी पूछ ले √LC का मात्रक, जबरदस्त प्रश्न है, तो क्या होगा, सेकंड। √LC का मात्रक क्या होता है, सेकंड। बता रहा हूं, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। कैसे, ओमेगा बराबर 1/√LC, √LC बराबर 1/ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख दिया, 2πfr, fr 1/आवर्ती, आवर्तकाल सेकंड। तो भाई साहब √LC का मात्रक है सेकंड। अगला आता भाई इसी में 76 चल रहा है, RC किसका मात्रक पूछा है भाई, RC। अब R माने प्रतिरोध, प्रतिरोध V बटा I, C बराबर Q/V, V से V कट गया, ये हो गया Q/I,
Q का क्या होता है Q अपॉन I। तो आप जानते हो I बराबर Q बाई T, तो T बराबर Q अपॉन I, ये तो T के बराबर है, मतलब इसका मात्रक भी क्या है सेकंड। RC का मात्रक भी क्या होता है सेकंड, बिल्कुल सही है। तीसरा होता है L अपॉन R, L अपॉन R, फाई समानुपाती I, फाई बराबर LI, L बराबर फाई अपॉन I इनटू R, भाई फाई अपॉन I इनटू R, V अपॉन I से क्या कटेगा I, फाई अपॉन V, वोल्टेज। फाई अपॉन V, V बराबर W बटा Q, दोबारा देखो L, L बराबर फाई अपॉन I और V बराबर IR। L अपॉन R अच्छा प्रश्न है, तो ये होता है फाई अपॉन I, L बराबर फाई अपॉन I, या मैं कह दूं L बराबर d फाई बाई dt इनटू R, V बटा I, तो V से V कट गया, ये पूछ रहे निम्न में से किसका मात्रक समान नहीं है। तो यार इसका डायरेक्ट आ रहा है ना भाई, सेकंड आ जाएगा इसका, तो L अपॉन R, यानी अंडर रूट LC RC, वो नहीं पढ़ा आपने, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन R अपॉन L, बैंड चौड़ाई जबरदस्त रही है, ये तगड़ा मात्रक है भाई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये होता था आपको याद हो तो R अपॉन L, मतलब कहने का मतलब आवर्ती, अरे बैंड चौड़ाई, अच्छा प्रश्न है यार, शानदार, बैंड चौड़ाई, तो आवर्ती R अपॉन L, 1 अपॉन आवर्ती, आवर्ती तो हो गई नहीं है, L अपॉन R यानी 1 अपॉन आवर्ती, आवर्तकाल L अपॉन R, और इसका क्या हो गया सेकंड, यानी बहुत तगड़े मात्रक है तीन। पहला अंडर रूट LC R अपॉन C, L अपॉन R, R अपॉन C, सॉरी R अपॉन C नहीं RC, इन तीनों के मात्रक क्या है भाई, सेकंड, सेकंड और सेकंड। हाँ भाई, अंडर रूट LC का मात्रक सेकंड, RC का मात्रक सेकंड, L अपॉन R का मात्रक सेकंड, तीन चीजों के मात्रक सेकंड है। कैसे है बता दिया मैंने आपको भाई, अंडर रूट LC, तो ये तो आपके पास ओमेगा R बराबर 1 अपॉन रूट LC, हमें चाहिए रूट LC 1 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा R को क्या लिख सकते हैं 2 पाई FR, इनका कोई रोल ही नहीं है, FR 1 अपॉन FR क्या हो गया T, एक बटा आवर्ती आवर्तकाल, और आवर्तकाल का क्या हो गया सेकंड। दूसरा RC V अपॉन I, C बराबर क्या होता है Q बराबर C बराबर Q अपॉन V, V से V कट गया, और Q अपॉन I किसके बराबर होता है T के, और T का क्या हो गया सेकंड। तीसरा है अंडर रूट LC RC और L अपॉन R, तो आप जानते हो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर R अपॉन L, ये मतलब आवर्ती, आवर्ती बराबर R अपॉन L, हमें चाहिए L अपॉन R, तो ये हो गया एक बटा आवर्ती, और एक बटा आवर्ती होती है आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब ये क्या हो गया सेकंड। लेकिन अगर आपसे पूछे 1 अपॉन रूट LC, तो बराबर में क्या ओमेगा, आवर्ती, आवर्ती का मतलब हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब सेकंड इनवर्स। तो आपसे प्रश्न पूछा था 1 अपॉन रूट LC
रूट एल सी आर सी और एल अपॉन आर, इनमें से किसका मात्रक भिन्न है? इसका क्या है सेकंड, इसका भी क्या है सेकंड, इसका भी क्या है सेकंड और इसका क्या है सेकंड इनवर्स। तो कौन भिन्न है? 1 अपॉन रूट एल सी। भाई 103 प्रश्नों में से सबसे जबरदस्त प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 76। शानदार प्रश्न, घुमा के पटक देगा आपको, जबरदस्त प्रश्न है, इसलिए इसको बहुत तगड़े तरीके से ये जब आ जाएगा पेपर में तो भाई सिचुएशन बड़ी खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए हाँ भाई, परिपथ में संधारित्र क्या करता है? संधारित्र देखो भाई, कुंडली क्या करती है? कुंडली, कुंडली का मतलब होता है एल सर्किट। एल सर्किट क्या करता है? एसी को तो रोक लेता है और डीसी को जाने देता है। चैप्टर को तो रोक लेता है, यानी एसी चैप्टर है इसको तो रोक लेता है और डीसी को जाने देता है। संधारित्र में आप उल्टा कर देना, आप दिमाग मत लगाओ, बस आप उल्टा कर देना। कुंडली एसी को तो रोक लेती है, याद रखना, चैप्टर को रोक लेगी। कुंडली कुंडली चैप्टर, कुंडली मार के बैठ जाएगी, चैप्टर को रोक लेगी, लेकिन डीसी को जाने देगी। संधारित्र कर देता है उल्टा। एक एसी सर्किट में 100 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर अनुनाद होता है। यदि आवृत्ति को बढ़ाकर 12 किलोहर्ट्ज कर दिया जाए तो प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ भाई, प्रतिबाधा तो बढ़ेगी, प्रतिबाधा तो बढ़ेगी और बढ़कर क्या हो जाएगी? प्रेरित। देखो आवृत्ति थी 10 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज, आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज। अब यदि आवृत्ति को कर दिया 12 किलोहर्ट्ज तो एफ डैश बड़ा हो गया एफ से। जब आवृत्ति बढ़ेगी तो याद है आपको, प्रतिबाधा तो बढ़ेगी और धारा हमेशा घटेगी। आवृत्ति के साथ प्रतिबाधा, जड़ जिद्दी है, जड़ बढ़ेगा और धारा घटेगी। बताओ प्रतिबाधा पर आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? चाहे आवृत्ति को बढ़ा ले और चाहे आवृत्ति को घटा ले, प्रतिबाधा तो बढ़ेगी और धारा का मान घटेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसे प्रेरित हो जाएगा। ये एल सर्किट की तरफ कौन होगा? क्योंकि ओमेगा एल बड़ा होगा किससे? 1 अपॉन ओमेगा सी से, राइट। एक परिपथ में धारा की कला वोल्टता की कला से पाई बाई 3 कोण पीछे है। धारा की कला पीछे मतलब ई आगे तो कितना डिग्री है? 60। अच्छा ई किस में आगे होता है? एल में, एल ई लेकिन इसमें कितना होता है? 90। तो ये होगा आरएल में थीटा, तो इसका उत्तर आएगा आरएल। शुद्ध प्रेरकत्व में, शुद्ध प्रेरकत्व धारिता में शक्ति गुणांक cos थीटा। एल सर्किट यानी प्रेरकत्व और सी मतलब धारिता, इनमें दोनों में थीटा कितना होता है? 90। भाई 90 का कोई आगे हो तो cos 90 का मान कितना होता है? 0। हाँ भाई, शक्ति गुणांक की बात करें, शक्ति की बात करें, औसत शक्ति क्या होती है? E0 I0 cos थीटा बटा 2। अगर R सर्किट है तो थीटा बराबर 0, थीटा है कलांतर, दोनों की कला। तो आप जानते हो R सर्किट में दोनों की कला क्या होती है? समान। हाँ भाई, R सर्किट में दोनों की कला क्या होती है? समान। तो P एवरेज बराबर आ गया E0 I0 cos 0 और बटा 2 cos 0 का मान 1। अगर सर्किट है L सर्किट तो थीटा 90 और जैसे ही 90 पुट अप करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। सी सर्किट में थीटा 90 और जैसे 90 पुट अप करोगे तो शक्ति कितनी आएगी? 0। और उसके बाद है एलसीआर अनुनादी बिहेव लाइक है आर सर्किट, तो इसमें भी थीटा कितना होता है? 0। तो पी एवरेज आएगी E0 I0/2, राइट। तो हम कह सकते हैं कि शक्ति गुणांक आर सर्किट में थीटा 0 तो cos 0 का मान 1, एल सर्किट में 90 cos 90 का मान 0, सी सर्किट में 90 तो cos 90 का मान 0, एलसीआर अनुनादी में थीटा कितना है? 0। बिहेव लाइक आर सर्किट, तो आंसर आएगा 1। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति हानि किए बिना धारा को कैसे कम कर सकते हैं? या तो कुंडली से या संधारित्र से, क्योंकि इन दोनों में औसत शक्ति 0 आती है, यानी शक्ति की हानि नहीं होती। ये कह रहा है, एक चित्र बना रखा है 82वां भाई, एक्स और एफ। एक्सएल जो होता है वो एफ के समानुपाती होता है, तो ग्राफ ऐसा आता है।
और जो xc होता है ये तो xl का है, और xc जो होता है क्यों, क्योंकि xl प्रेरित प्रतिघात ओमेगा l और xl बराबर ओमेगा का मान कितना है 2 पाई, तो 2 पाई fl, तो xl समानुपाती f। xc बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा c और ये हो गया 1 अपॉन 2 पाई fc, तो xc व्युत्क्रमानुपाती f। तो प्रेरित प्रतिघात तो इसके समानुपाती और धार्य प्रतिघात इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके भाई, आवर्ती के। तो ऐसे पॉइंट काट रखें, यहां पे लिखा रखा है b, यहां पे लिखा रखा है a, ये लिखा रखा है a, ये लिखा रखा है c और ये लिखा रखा है d। पूछ रहा अनुनादी आवर्ती, तो यहां काट रहे हैं तो अनुनादी आवर्ती कौन हो गई a भाई, जहां काट रहे हैं मतलब इसका मतलब यहां पर xl और xc क्या है बराबर, और वह आवर्ती जिस पर प्रेरित प्रतिघात और धार्य प्रतिघात एक दूसरे के क्या हो जाते हैं बराबर, उसे ही अनुनादी आवर्ती कहते हैं। 83वां प्रश्न, 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में धाराओं का अनुपात कितना है, तो वोल्टताओं का अनुपात ज्ञात करो। धाराओं का अनुपात, धाराओं का अनुपात यानी Ip बटा Is कितना है 1:4, तो Ip का मान हो गया 1। अब ये करो वोल्टताओं का, Ep बटा Es बराबर याद है Np बटा Ns बराबर में याद है Is बटा Ip, तो S कह दो Ep बटा Es, Np का कोई रोल ही नहीं है Np और Ns का, तो ये कह दो Is बटा Ip। Is का मान कितना है 4, अरे नीचे वाला, और Ip का मान 1, तो 1:4 बदल गया 4:1 में। सिंपल सूत्र है धारा, तो धारा Ep बटा Es तो होता है Is बटा Ip, तो हो गया 4:1। 83% वस्तु के बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, वस्तु से बड़ा। अवतल दर्पण याद है आपको, छठा केस, जब वस्तु को रखते कहां है बीच में, तो कैसा बनता है, आभासी सीधा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। अच्छा उत्तल भी आभासी बनाता है लेकिन कैसा बनाता है, छोटा। बताओ भाई उत्तल कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल बनाता है बेटा आभासी, ठीक है, लेकिन छोटा बनाता है, आभासी और सीधा लेकिन छोटा। अवतल 5 केसों में तो वास्तविक और उल्टा बनाता है, लेकिन छठे केस में आभासी और सीधा और बड़ा। अगर पेपर में ये पूछता है कि आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यानी आभासी और बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो उत्तर आएगा अवतल दर्पण। एक साधारण खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, लंबाई का मतलब है नली लंबाई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। एक खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक और अभिनेत्री लेंस की लेंस क्षमता इतनी है, तो आवर्धन क्षमता बताओ, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ। लेंस क्षमता भाई अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो उस स्थिति में ये होता है f0 बटा fe। ये कह रहा है लेंस क्षमता पहले की है 5d, तो यहां से f0 आ गया 1/5। सेंटीमीटर की बात करूं, चलने दो मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में pe तो ये दे रहा है 20, तो 20 डायोप्टर के लिए fe आ गया 1/20। अरे p बराबर 1/f, तो f बराबर 1/p, ये तो उल्टा हो जाएगा ना भाई, p दे रहा है f चाहिए तो उल्टा कर दो, p बराबर 1/f, तो f बराबर क्या हो गया 1/p, राइट। तो ये आ गया। अब ये पूछ रहा है, यानी आपको फोकस दूरियां नहीं दे रहा है, उसमें क्या दे रहा है, लेंस क्षमता है, और पूछ क्या रहा है कोणीय आवर्धन क्षमता। तो आप जानते हो m बराबर f0 बटा fe, f0 का मान 1/20, 1/5, तो ये हो गया 1/20 और 5/1, ये आ गया 1/4। राइट, तो 0.25। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अभिदर्शक से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, लो भैया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये लो अभिदर्शक LO, और ये क्या था LE, इससे बना यहाँ f0, यहाँ पर भी f0, वस्तु को यहाँ रखते हैं क्या, नहीं, फिर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो फिर इस लेंस का कोई काम है कि दूसरे वाले का नहीं,
तो हम इसको रखते हैं यहाँ पर, पैरेलल आएगी, फोकस में से जाएगी, प्रकाश एक केंद्र से आएगी। तो ये कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक और बड़ा, भाई वास्तविक और कैसा बना, बड़ा। यानी अभिदर्शक ने कैसा बनाया, वास्तविक और बड़ा, लेकिन ये वाला और एफ के बीच में आ गया तो ये इसका कैसा बनाएगा, आभासी और बड़ा, राइट। तो हमेशा बाद वाला तो बनाता है आभासी और बड़ा, और ये वाला बनाता है वास्तविक और बड़ा, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भैया तो डायरेक्ट बना रहा है, इसमें बढ़ेगा डॉट डॉट से। तो अभिदर्शक तो बनाएगा वास्तविक और बड़ा, और अभिनेत्री बनाएगा बेटा आभासी और बड़ा। वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ है, इसका किसका परिमाण है, तो भाई साहब ये परिमाण है ध्रुवण का। ध्रुवण बताता है कि EMW की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। यंग के द्विसलिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो व्यतिकरण त्रिज्या कैसे प्राप्त होती है, तो भाई साहब ये अति प्रबल्य प्राप्त होती है। व्यतिकरण की घटना को दर्शाने के लिए आवश्यकता है समान आवर्ती और निश्चित कलांतर। इसमें व्यतिकरण में कलांतर समान होना चाहिए और आवर्ती समान होनी चाहिए। यंग के द्विसलिट प्रयोग में चौड़ाइयों का अनुपात 4:9 है। चौड़ाइयों का अनुपात 4:9 है। चौड़ाई का मतलब तीव्रता, चौड़ाई 91वां क्वेश्चन चल रहा है। चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब है तीव्रता। तो ये कह रहा है तीव्रताओं का अनुपात 4:9 है। तो I1 बटा I2 4:9। एक्चुअल में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 9:4 होगा, राइट। तो ये पूछ रहा है I मैक्सिमम बटा I मिनिमम। तो ये होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 का √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 2 5 आ गया 25 बटा 1, तो उत्तर आ गया 25:1। निकोल प्रिज्म पर इस प्रकार से व्यवस्थित है कि उसके अक्षों के बीच का कोण 60 डिग्री है। तो कितना प्रतिशत गुजरेगा, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 cos स्क्वायर कितना डिग्री भाई 60, cos 60 का मान 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, 1/4 का मतलब 25%। नहीं भाई 25% नहीं, इसने इसको आधा तो पहले कर दिया I0/2। अगर यहां से I0 आएगा, ये गलत हो गया भाई, समझो सवाल को दोबारा ध्यान दो। ये अध्रुवित प्रकाश है, यहां से गुजरा तो कितना हो गया I0/2। अब इसको यहां से गुजराते हैं दूसरे पोलर प्लेट से, इन दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री। तो इस I का मान बताओ। तो I बराबर I0/2 cos स्क्वायर थीटा। I0/2 अच्छा पसंद है, 60 डिग्री पर है, तो यहाँ बताओ निर्गत तीव्रता। जैसे इसको किससे गुजारते हैं, ध्रुवक से, तो 50% तो वैसे हो जाता है। तो cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 60, I0/2 cos 60 का मान होता है 1/2, उसका करना है स्क्वायर। तो I0/2 और 1/4 I0/8, और ये उत्तर आ जाएगा 12.5%। एक धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। आप सब जानते हो भाई कलर का सिस्टम, बेगनी, पीला। एक हरे रंग से तरंग धैर्य की तरंग धैर्य का बढ़ता क्रम, एक हरे रंग से उत्सर्जन चालू हो जाता है। तो सबसे ज्यादा आवर्ती बैंगनी की, हरे रंग से चालू हो गया सबसे ज्यादा आवर्ती बैंगनी की। तो नीले की कम, इसकी कम, हरे की और कम। तो इस पर हो रहा है, इससे ज्यादा पर होगा भाई सबसे ज्यादा बैंगनी की। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, ऐसे 4 नंबर पे हो रहा है भाई, सबसे कम है इसकी। तो इससे ज्यादा तो इसकी है ना, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी। तो जब कम पे हो रहा है तो इससे ज्यादा पर होगा दहली या उससे ज्यादा, मतलब आवर्ती दहली या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो भाई इसको दहली मान लो आप, क्योंकि इस पे तो हो रहा है दहली होते जिससे कम पर नहीं होता। तो इस पे तो हो रहा है इससे ज्यादा पर भी होगा, यानी बैंगनी, नीला और आसमानी। अगर किसी में प्रकाश का उत्सर्जन नारंगी से होता है, तो नारंगी से कम किसके, लाल की। तो लाल भाई नारंगी हो रहा है तो इससे कम पे नहीं होगा, इससे ज्यादा सब इन सब की इनसे ज्यादा है आवर्ती। इधर जाओगे ज्यादा होगी, तो पीला, हरा, आसमानी, बैंगनी, ये सब पर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा
दिमाग तो लगाना पड़ेगा मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन घन से निर्गत डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य 0.1227 एंगस्ट्रॉम है। त्वरण वोल्टता यानी v0 का मान बताना है। वो भाई इलेक्ट्रॉन है तो 12.27 अंडर रूट v0 और साथ में बोलो एंगस्ट्रॉम। कितना मान दे रहा है 0.2227 एंगस्ट्रॉम, 1227 एंगस्ट्रॉम, 12.27 अपॉन में अंडर रूट v0 एंगस्ट्रॉम। यहां से पॉइंट एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, यहां से पॉइंट हटा तो 4 जीरो, यहां से पॉइंट हटा तो 2 जीरो कट गया भाई साहब, ये कट गया। यहाँ कितने जीरो बचे तो 1/100 बराबर 1 अंडर रूट v0। उल्टा कर दो, अंडर रूट v0 बराबर 100 तो उत्तर आ जाएगा 10 की पावर 4 वोल्ट। या इसको हम लिख सकते हैं 10 किलो वोल्ट। बात तो सही है ना यार, किलो का मतलब 10 की पावर 3, राइट। ये सवाल हो चुके हैं हमारे 94। मात्र 7-8 सवाल और बचे हैं। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए 103 एमसीक्यू। इनसे थोड़ा सा आपको पता लगेगा चैप्टरों में किस किस टाइप के प्रश्न हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबंधित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग गति ऊर्जा दे रखी है के बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली बात तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10 की पावर -19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में बदल जाएगा जूल में। इलेक्ट्रॉन की बतानी है तो सूत्र लगाना h/√2m के। अरे भाई गतिज ऊर्जा दे रहा है तो कौन सा सूत्र लगाओगे, गतिज ऊर्जा वाला। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा इतनी है, तो पांचवी अवस्था में ऊर्जा बताओ भाई। मूल अवस्था में, मूल अवस्था या इसी को बोलते हैं निम्नतम अवस्था, मतलब n बराबर 1। बात किसकी चल रही है, हाइड्रोजन, तो z बराबर 1। मूल अवस्था में ऊर्जा E1 कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे में होती है भाई साहब -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे में होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पांचवें में होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचों की एनर्जी को आप याद कर लो। पहले में -13.6, दूसरे में -3.40, तीसरे में -1.51 और चौथे में है बेटा -0.85 और पांचवें में है -0.54। तो पांचवें की पूछ रहा है, पहले की दे रहा है कि -13.6, पांचवें की पूछ रहा है -0.54। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा, nवीं कक्षा में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n स्क्वायर। सही, ये पूछ रहा है, बता रहा है, ये तो बता रहा है आपको कि भाई nवीं कक्षा में ऊर्जा इतनी है। कर z स्क्वायर नहीं लिखा, गलत लिख दिया सूत्र। वो नालायक आदमी क्या बोला है उसने, हाइड्रोजन, तो z बराबर 1। तो प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजने के लिए कितनी चाहिए, पहली से दूसरी में। ये पहली से दूसरी, पहली में कितनी होती है ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरी में -3.40। पहली से दूसरी में भेजोगे तो E2 E1, पहली से तीसरी में भेजोगे तो E3 E1। भेजोगे पहली से 75वीं में भेजोगे E75 E1, घटा देना भाई। तो E2 का मान -3.40 माइनस प्लस 13.6 और ये आ गया प्लस का 10.2। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भाई। लाइमन श्रेणी किस में पाई जाती है, पराबैंगनी क्षेत्र में, नॉर्मल सी बात है। क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये करें 30 Zn 64 की त्रिज्या बताओ, 30 Zn 64 की क्या बताओ त्रिज्या। तो r बराबर r0 a की पावर 1/3, r बराबर r0 a कितना है 64, अरे इसी को तो कहते हैं 1/3। r बराबर r0 64 का मतलब क्या है 4 की पावर 3, 1/3। 3 से क्या कट गया 3, 4r0 का मान 1.2 गुना 10 की पावर -15 मीटर। हाँ भाई r0 का मान कितना होता है 1.2 गुना 10 की पावर -15 मीटर। द्रव्यमान संख्या के बदल जाने पर कौन सी चीज नहीं बदलती, नाभिक की कौन सी चीज नहीं बदलती, घनत्व। अब इसमें से आपसे पूछेगा भाई दाता और ग्राही अशुद्धि, जैसे दाता अशुद्धि बताओ, बैंगन। दाता का मतलब कौन है, एंटाइड। ओ भाई दाता का मतलब कौन है, पंचसंयोजी।
पंच संयोजी मतलब 15वां वर्ग, नई पड़ोसन, ऐश्वर्या, सेवी, ब्यूटीफुल। अब आपसे पूछते ग्राही, ग्राही का मतलब कौन है? त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी का मतलब 13वां वर्ग, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये पूछ लेगा। उसके बाद भाई ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो आज हमारी एंड हुई एमसीक्यू 103। अभी हम एक मेन क्लास लेके आएंगे एडिशनल की आज, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, या एमसीक्यू सॉरी एडिशनल की एक क्लास लेके आएंगे जिसमें मेन चीजें बताऊंगा। पूरा एडिशनल नहीं बताऊंगा, पूरा तो आप पढ़ लें। उसमें मेन चीजें, उसमें से काम की चीजें एडिशनल में से क्या है, एक 1.5 घंटे की क्लास आएगी जिसमें एडिशनल को कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद एक क्लास लेके आएंगे सेलेक्टेड न्यूमेरिकल, कौन कौन से न्यूमेरिकल सेलेक्ट होंगे। देखो प्रयास जारी है, लगातार क्लासेस लगाए, आज एमसीक्यू कराए, अप्रोच बनाई है आपकी भैया, एक ही मुद्दा है। अब आप नोट्सों को रट लें, एडिशनल को रट लें, एमसीक्यू की अप्रोच मैंने बनाई थी, और एमसीक्यू 4 दिन तक रोज एमसीक्यू आएंगे, 100-125 लगभग 100 के आसपास एमसीक्यू रोज कराऊंगा। उसके अलावा नोट्सों को रट लें, एडिशनल को रट लें, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल कर लें, और आइडिया के पीवाईक्यू कर लें आप, ठीक है। अब एक पेपर पैटर्न को लेकर हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें पेपर पैटर्न को फटाफट समझाएंगे आपको 10 मिनट के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।